नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक हिंदी क्षितिज बुक से प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई दो बैलों की कथा आंसर राइटिंग आपको बता रहे हैं, जो आपको मदद करेगा नोट बनाने में। जो आप नोटबुक बनाएंगे और उसको बनाकर देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन से। क्षितिज पार्ट 1 प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई दो बैलों की कथा। पहला प्रश्न यह है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। कांजी हाउस में उन पशुओं को रखा जाता था जो लवारिस होते हैं। एक प्रकार के उन पशुओं की देखभाल की जाती है तथा समय समय उनकी नीलामी भी की जाती है। वहाँ के निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। पशुओं की एक संख्या ठीक पता रहे, पशुओं की सेहत की जानकारी तथा पहचान रखने के लिए, आवारा उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए। प्रश्न 2 है, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। छोटी बच्ची के बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण हैं। छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी, वह सौतेलापन का दर्द झेल रही थी, वह मां के बिछुड़ने का दर्द जानती थी। उसे लगा कि वे भी उसी तरह के अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। जिस प्रकार छोटी बच्ची को अपनी सौतेली माँ पेट भरकर खाना नहीं देती थी, उसी प्रकार यहाँ हीरा मोती के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। आंसर है कि इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। पहला है, एकता में शक्ति होती है, अपने साथ साथ दूसरों का हित भी सोचना चाहिए। सच्चा मित्र मुसीबत के समय किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थिति में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, यह छोड़ता है। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी अन्य वर्गों की भलाई में योगदान देना चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने की तैयारी रहना चाहिए। प्रश्न 4 है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। गधे को उनके सरल स्वभाव के कारण मूर्ख का पर्याय समझा जाता है। उसके स्वभाव में सहनशीलता भी देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की और हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित इतना सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन का दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं। प्रश्न 5 है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। दो बैलों की कथा नामक पाठ्य में एक ही अनेक घटनाएं हैं जिनके पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। जैसे पहला है कि दोनों बैले हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या के दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी हाउस में बंद बनाए गए। कांजी हाउस की दीवार टूट जाने पर वे दोनों एक साथ ही भागते हैं और डढ़ियल का मुकाबला भी करते हैं। प्रश्न 6 है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, वे पुरुषों द्वारा शोषित थे।
इसलिए समाज में वे ऐसे नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती है, लेकिन नारियों के सम्मान के पक्षधर थे। वे स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता के पक्षधर थे। प्रश्न 7 है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। पशु आदिकाल से ही मनुष्यों के साथ ही रहे हैं। सभ्यता संस्कृति के विकास मनुष्य और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। किसान के लिए पशु तो वरदान के समान हैं। किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। झूरी हीरा और मोती के बच्चों की तरह स्नेह करता था। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं की मानवीय व्यवहार करते थे। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहते थे और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते थे। प्रश्न 8, इतना तो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताएं। मोती के उक्त कथन के आलोक में निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती है। मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वह दयालु था। मोती सच्चा मित्र है। वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता। मोती परोपकारी और बुद्धिमान है, तभी तो वह कांजी हौस में बंद जानवरों की जान बचाता है। मोती साहसी है। वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। मोती अत्याचार का विरोधी है, इसलिए कांजी हौस की दीवार तोड़कर विरोध प्रकट किया था। आशय स्पष्ट कीजिए। 9.1 में अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिनके जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्राय एक दूसरे की भलाई की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सभ्य प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उनमें यह शक्ति नहीं होती कि वो दूसरों के मनोभाव को समझ सकें। अक्सर वह स्वार्थ के कारण भी किसी दूसरे का हित सोचना नहीं चाहता। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय के मानो भोजन मिल गया। आंसर है, हीरा और मोती के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण तथा सौतेला व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु सभी नन्ही लड़की से आकर उन्हें एक रोटी दी। यद्यपि उसने हीरा मोती को भूख कम नहीं हो सकती थी, तथापि उन्होंने बालिका के व्यवहार से प्रेम और अपनत्व का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का भोजन है। प्रश्न 10 है कि गया ने हीरा मोती के दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री जानकारी नहीं थी। आंसर होगा ग। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। हीरा और मोती के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध है। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे हैं। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाए, फिर कांजी हौस में अन्याय का विरोध किया और बंधन में पड़े। मेरे विचार से उन्होंने शोषण विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ। शोषित को भय और यातना के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं होता। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की कहानी की ओर भी संकेत करती है? यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है। यह कहानी दो बैलों से संबंधित है। दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं। दोनों मिलकर आज़ादी पाने के लिए संघर्षरत रहते हैं।
ये अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें दूसरे देश में यानी घर में रहना पसंद नहीं। स्वदेश जाने के लिए हर बाधा का डट कर सामना करते हैं। भूखे प्यासे रहना पड़ता है, कैद में रहना पड़ता है। हमारे क्रांतिकारियों के उस संघर्ष याद दिला देते हैं जिन्हें परिणाम स्वरूप हमें आज़ादी मिली। भाषा अध्ययन, बस इतना ही काफ़ी है। फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही भी वाक्य में किस बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं कि ऐसे शब्दों को निपात करते हैं। कहानी के में 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। उत्तर ही निपात। एक ही विजय ने उन्हें संसार के सब जातियों को गण्य बना दिया। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति था जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथी उड़ते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। अभी 4 ही ग्रास खाए थे। 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। भी निपात। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना। उनके चेहरे पर एक अस्थाई विषाद अस्थाई रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलने नहीं देखा। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने के बाद भी महत्वपूर्ण थी। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उनके भेद लिखिए। दीवार का गिरना था कि अधमरे पड़े हुए भी सभी जानवर चेत उठे। श्री मिश्र वाक्य है। मुख्य वाक्य है अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। गौण उपवाक्य है कि दीवार पर गिरना था, दीवार का गिरना था। सहसा एक डढ़ियल आदमी, उसके आंखों लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। उधर मिश्र वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। मुख्य वाक्य है कि सहसा एक डढ़ियल आदमी आया और गौण वाक्य जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर था। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। मिश्र वाक्य है। मुख्य वाक्य है हीरा ने कहा। गौण उपवाक्य है गया के घर से नाहक भागे। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। मिश्र वाक्य है। मुख्य उपवाक्य है तो बिकेंगे। गौण वाक्य मैं बेचूंगा। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। मिश्र वाक्य है। मुख्य वाक्य मैं बेमारे न छोड़ता। गौण वाक्य अगर वह मुझे पड़ता। कहानी के जगह हर पर मुहावरे का प्रयोग करते हुए कोई 5 मुहावरे छाटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है। वाक्य प्रयोग। जी तोड़ काम करना। भारतीय किसान जी तोड़ काम करते हैं। टाल जाना। सेठ जी नौकर को मदद करने का झूठा आश्वासन देते रहे पर जरूरत पड़ने पर टाल गए। जान से हाथ धोना। युद्ध में हजारों जवान जान से हाथ धो बैठते हैं। 9-2-11 होना। पुलिस के आने की भनक लगते ही चोर 9-2-11 हो गए। ईंट का जवाब पत्थर से देना। भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतिद्वंदी टीम के ईंट का जवाब पत्थर से दिया।